ये कौन सा लेक्चर हुआ? जल्दी चेक करो। 4। बताओ। 5वां। धन्यवाद। कल क्या पढ़ लिए थे? एफबीडी। ठीक है। मोमेंटम वाले कर लिए थे, इम्पल्स वाले सवाल। ठीक है, होमवर्क दिया था कुछ? डीपीपी है किसी के पास? दी थी? दी थी भाई। नहीं दी? डीपीपी नंबर 2 कर लिए? करना तो पड़ेगा ना फिर। चलो डीपीपी नंबर 2 कल डिस्कस कर लेंगे, इसलिए कर लेना अब। 2 एंड 3 बोथ। ठीक है। क्या है ये सब? मोमेंटम कंजर्वेशन यही दे रहे हैं। हम्म। सर ने नॉर्मल के एफबीडी बनवाए थे, नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देख लो। अच्छा ये बताओ कि ये दो चार्जेस दिखाए गए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? अट्रैक्शन। तुमको कैसे पता? अच्छा, प्लस ऑपोजिट अट्रैक्ट और सेम लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। अच्छा एक चार्ज और दे देते हैं जिसका मास m2 m3 है और चार्ज q3 है। तो अभी अच्छा एक बात बहुत सिंपल सी समझ में आती है कि अभी इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को अगर मैं F12 बोलूं वेक्टरियल टर्म्स में, तो ये -F12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा 1 और 3 के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन? रिपल्शन फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। और अगर किसी एक फोर्स का नाम F13 रखा तो दूसरे का क्या रखना पड़ेगा? -F13। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, तो इसको नाम रख दिया F23, तो दूसरे को रखोगे -F23। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी देखो क्या है कि मैं इस पूरे को एक सिस्टम की तरह लेना चाहता हूं। कैसे? एक सिस्टम बना लिया, तो ये मेरा सिस्टम है। कौन है ये? सिस्टम है।
तो अभी अगर ये सिस्टम है और इसमें जो, ठीक है, अच्छा बताइए कि F12 या -F12 इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल? आए आए इंटरनल क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में जो भी फोर्स लगेंगे उनको हम कहते हैं इंटरनल। और 13 और -F13 ये भी इंटरनल है। अगर आपने इसको एक सिस्टम बनाया तो इसके टुकड़ों के बीच में सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच के फोर्स इंटरैक्टिव फोर्स कहलाएंगे इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, अभी मैंने बाहर से कोई एक इस पर फोर्स लगा दिया, इसका नाम रख दिया कुछ, मान लो F एक्सटर्नल। ये मैं इस पर भी लगा सकता हूं, इस पर भी, इस पर भी, सब पर लगा सकता हूं, चाहूं तो मैं एक ही दिखा रहा हूं। तो इंटरनल फोर्सेस किसे कहेंगे? जो अंदर होंगे, जो सिस्टम के टुकड़ों के बीच में लगेंगे। और एक्सटर्नल फोर्स किसे कहेंगे? जो सिस्टम के टुकड़ों के अलावा किसी और से लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q और ये एक नेगेटिव चार्ज है Q, तो अभी इस पर एक फोर्स लग रहा है F और इस पर फोर्स लग रहा है F। अब अगर मैंने इसको एक सिस्टम बनाया तो बताओ ये जो F फोर्स है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? बाउंड्री के बाहर से अगर कोई फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स यहां पर काम करेगा एज एन एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल हो गया। क्योंकि ये फोर्स, इस पर जो फोर्स ये आ रहा है ये अंदर वाले बाउंड्री के अंदर के किसी एजेंट ने नहीं लगाया है, बाहरी एजेंट ने लगाया है, तो यही फोर्स कहलाएगा एक्सटर्नल। अगर मैं सिचुएशन फिर बदल दूं, मैं कहूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अभी इस पर एक फोर्स लग रहा है F और इस पर फोर्स लग रहा है F, और अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम ले लूं, अब ये F क्या है? अब ये इंटरनल है। तो फोर्सेस इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं होते, फोर्सेस हम डिफाइन करते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग कि कौन इंटरनल है और कौन एक्सटर्नल है। ये बात क्लियर रहेगी? यही फोर्स यहां पर एक्सटर्नल भी हो सकता है अगर आप इसे एक सिस्टम लोगे तो। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो हम वापस आते हैं। M1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं? कितने फोर्स लग रहे हैं? कौन कौन से? तो M1 पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स है -F13 और दूसरा F12। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अरे बोलो, होता है? होता है। M2 M3 पर कितने लग रहे हैं? कौन कौन से? M3 पर कितने फोर्स हैं? F13 एंड -F23। तो एक फोर्स है F13 और एक है -F23। नेट फोर्स किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका नाम 3 था क्या? तो इसको 3 करो ना यार, M3A3 कर दिया। अभी ठीक है। M2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स हैं वो? है जी, कौन कौन से हैं? F-12, F12 इन माइनस, F23 इन प्लस, प्लस एक एक्सटर्नल फोर्स भी है, इज इक्वल टू कितना है? M2A2। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो 13 से ये 13, 12 से ये -12, 23 से F एक्सटर्नल बचा केवल। F एक्सटर्नल किसके बराबर आ गया? M1A1 M2A2 प्लस M3A3 आ गया। ये क्या है? ये तो कुछ है? ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या लिखे वो, ये न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। कौन सा लॉ है ये? फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तीन पार्टिकल का एक सिस्टम बनाया, तो उसके लिए फोर्स इक्वेशन क्या बनेगी? एफ नेट इज इक्वल टू m1a1 m2a2 m3a3। और नेट फोर्स केवल एक्सटर्नल होगा, इंटरनल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर में आने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूं? ठीक है, क्या इक्वेशन आ गई थी यार मेरे पास? है जी, मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी? ये वाली तो आई, ये आ गई ना इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं, कंडीशन क्या लगा रहा हूं कि अगर एफ एक्सटर्नल को मैंने क्या कर दिया? जीरो। एफ एक्सटर्नल को मैंने अगर जीरो कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? m1 a1 m2 a2 m3 a3 इज इक्वल टू a1 क्या है? a1 को आप लिख सकते हो dv1/dt। a2 को क्या लिख सकते हो? dv2/dt। ये v2 कौन है यार? किसकी वेलोसिटी है? ये जीरो हो गया। हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको अगर मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, m dv1 + m2 dv2 + m3 dv3 इज इक्वल टू 0 dt। 0 dt को जीरो लिख सकते हो क्या? पक्की बात है? पक्की बात है, बातें सारी पक्की पक्की चल रही हैं। इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, कर सकते हो। कहां से कहां तक करोगे? इनिशियल से फाइनल। इधर इंटीग्रेशन नहीं करना, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही रहेगा। हाँ, कांस्टेंट आएगा बता रहे हैं, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो आएगा यार, कांस्टेंट कैसे आएगा? जीरो नहीं आएगा। मतलब कांस्टेंट अगर लगा देते तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट लगाई है मैंने, ठीक है, तो ये जीरो ही हो गया है। मैं क्या करूं? तुम लोग लिख नहीं रहे हो? ये लिख लिए तुम लोग, सारे लोग? तो फिर ये वाला पेज, ये भी लिख लिए? ये ना हो पाए? जल्दी जल्दी लिखते रहना, मैं मिटाता चलूंगा। क्या आ गया मेरे पास? देखो, m1 v1 फाइनल माइनस v1 इनिशियल। ये क्या लिख रहा हूं यार मैं? v1 फाइनल माइनस v1 इनिशियल प्लस m2 v2 फाइनल माइनस v2 इनिशियल प्लस m3, वेक्टर है ये सब, प्लस m3 v3 फाइनल माइनस v3 इनिशियल। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो आप लिख सकते हो m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल प्लस m3 v3 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल प्लस m3 v3 फाइनल। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ। इसकी कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम मस्ट बी जीरो, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व।
ठीक है, छप गया। चलो आगे चले। हाँ जी, पता क्या है यार, लीनियर मोमेंटम हुआ क्या? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अबे कक्षा 10 पास करके नहीं आए, सारा बाईपास कर दिए हो। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं भाई, ये भी नहीं पता? बस इतना ही है बहुत, यही सब कुछ है। मास इनटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं? बस, दौड़ के दीवार से टकराओ, फील आएगा। ये कोई वजह नहीं है इसकी, बेवजह डिफाइन की गई। हर चीज के डेफिनेशन नहीं मिलेगी और हर चीज का फील नहीं मिलेगा। अब किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी का फील चाहिए, ठीक है ना? तो फील लेने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को अगर फील करने की कोशिश करोगे, इसका मतलब है कि आप उसको पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको फील मिलेगा ही नहीं। और अगर फील मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, एकदम बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट है ये। मैथमेटिकल चीजें आती है, डेल क्रॉस एफ, कर लो फील। अरे किसी भी चीज का फील नहीं मिलेगा। फील किस चीज का मिलता है? जो आपने अपने जीवन में ऑलरेडी फील कर रखा है, उससे रिलेट कराया जाए। मेरा नाम मुकीम खान है, खान सर थोड़ी है यार। अब मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, वो उसको खींच रहा है, खींच रहा है तो खींच रहा है तो वो घूम रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं। जैसे ही आप फील लेना शुरू करोगे, इसका मतलब है आप रियलिटी से डेफिनेटली अलग हटोगे। रियलिटी से अलग हटने का मतलब है कि आप नहीं पढ़ रहे हो। अब किसी को बोर मॉडल जो है फील से समझाया जाए, बोर को खुद फील नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था, सीरियसली नहीं आया था। और मैथ्स में तो फील कर लिया, तो ये फील फील खत्म करो, अगर सच में सीखना है ना। लीनियर मोमेंटम हम क्यों कंजर्व करेंगे? हम नहीं करते। लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है? ये इसकी जगह ये है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। बहुत सीधी सी बात है। और कई बार जैसे ना, चीजों का फील लेने का मतलब है कि यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। ये बात समझनी जरूरी है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सच है ये। नीट वालों को फील कराया जाता है, बाकी आईआईटी वालों को फील करा दिया तो फिर तो मतलब ही खत्म हो गया। ये वैसे ही हो गया कि एक कविता सुनाओ, फिर उसका अर्थ भी समझाओ, फिर कविता नहीं सुनाई जाएगी। हाँ, मेरा गाना, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा किसी सिस्टम का? जब नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई फील व्हील की जरूरत नहीं। ज्यादा फील लिए तो फील खत्म। फील का मतलब हर चीज का फील आ ही नहीं सकता, फिजिक्स में आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। हाँ जी, बोलो। ऐसे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, बाहर आना जरूरी है। तो होता क्या है कि देखो, जब कभी भी आप कोई मैथमेटिकल चीज डिफाइन करते हो, तो ये प्रोग्रेस जब कर रहे होते हैं ना, जब आप शुरुआती स्टेज में फिजिक्स डेवलपमेंट हो रही है, तो चीजें रिपीट हो रही होती हैं इक्वेशंस में। आप उनके नाम रख देते हो। क्या करते हो? उनके नाम रख देते हो।
वैसी लीनियर मोमेंटम का आपने नाम रख दिया। एमवी आपको बार बार मिल रहा था, आपने कहा यार ये टर्म रिपीट हो रहा है, इसका नाम रख देंगे तो जो कैलकुलेशन है या जो इसके बारे में बात करना है वो आसान हो जाएगा। एमवी एमवी नहीं बोलना पड़ेगा, उसका नाम रख दिया लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती चली गई और उनके नाम रख दिए गए। ये परंपरा होती है हमारे यहाँ। जैसे आपके मोहल्ले में गली में कोई कुत्ता है, जब भी आप आते जाते हो वो बार बार मिलता है, आपने उसका नाम रख दिया, ओए कुत्ते। अब आप उसको उस नाम से पुकार रहे हो है? ये क्या क्यों हो रहा है? कुत्ता क्यों मिल रहा है तुमको? लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों हो रहा है? नहीं, कब हो रहा है? जब फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम विल नॉट चेंज। क्यों नहीं होता किसी भी चीज में? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट क्यों करता है हमें नहीं पता। धरती चंद्रमा को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है हमें नहीं पता। ये हमें पता है कि हमें नहीं पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पता होना चाहिए कि हमें ये बात नहीं पता है। अगर तुमने ये पता लगाने की कोशिश की तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। साइंटिफिक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसे गलत साबित किया जा सके, है ना। देयर मस्ट बी अ मेथड बाय विच यू कैन प्रूव अ स्टेटमेंट रॉन्ग, देन ओनली दैट स्टेटमेंट इज साइंटिफिक स्टेटमेंट। अदरवाइज वो साइंटिफिक स्टेटमेंट है ही नहीं, फिर वो रिलीजियस स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। रिलीजियस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, चुपचाप मान लो, नहीं तो इंद्र भगवान तुमको वहां से भाला फेंक के मारेंगे। ऐसा रिलीजियस स्टेटमेंट में आप इफ एंड बट नहीं कर सकते। साइंटिफिक स्टेटमेंट तो खुले रास्ते हैं। कोई भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि एक कोई रास्ता ऐसा हो जिससे आप उसे गलत साबित कर सको। अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप किसी स्टेटमेंट को गलत साबित कर सको तो वो स्टेटमेंट साइंटिफिक स्टेटमेंट ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, छोड़ो यार, बात कहाँ लगे चक्कर में, चक्कर में नहीं पड़ो। फिजिक्स सही है, मजा आएगा। नहीं, फील, फील मतलब भ्रम है एक्चुअली। फील जैसे ही दो चीजें हैं, एक होता है मटेरियल और एक होती है फील्ड। मटेरियल की फील तो आप ले लेते हो, लेकिन फील्ड की फील आपको नहीं होती। इसलिए हमारे शास्त्रों में और हर जगह भूत जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बोलते हैं ना भूत, भूत समझते हो? लोगों को भूत के नाम पर केवल एक चीज पता है, स्त्री, कुछ नहीं। ठीक है, भूत के नाम पर तुमने कोई मूवी देखी है कि नहीं? ठीक है, वापस। तो अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से सुनना। हम लोग बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ही बातें कि नेट फोर्स अगर किसी भी सिस्टम पर जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम। इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा दूं कि अगर मान लीजिए मैं चीजों को कुछ ऐसा कहता हूं कि सिग्मा एफ एक्स ऑन सिस्टम अगर जीरो है, इसका क्या मतलब होगा? एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर वाई किसी भी निश्चित दिशा में अगर फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा? और मोमेंटम होता क्या है? बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मोशन क्या है? मोशन क्या है? अरे छोटी छोटी क्लासेस में पढ़, तुम लोग हंसते बहुत हो। वो पीछे वाला बताएगा, मोबाइल में देख के बताएगा, वो उसको खड़ा करो सबसे पीछे। हाँ, खड़े हो, खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो, जल्दी। एक आदमी, दोनों नहीं खड़े हो, एक को ही खड़ा करो, बगल वाले को। हाँ, अबे खड़े हो, इतनी देर लगा रहे हो। अपना नाम बताओ।
विनय, वेद, ठीक है। वेद तुम इधर आ, वेद को इधर भेजो, वेद को। वेद का बगल वाला बोल रहे जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है, मरोगे तो तुम ही मरोगे, हमारा क्या। आ जाओ वेद, अरे आ तो जाओ, डरते डरते आ जाओ यार, इतना भी क्या डरना है। अच्छा चलो, ठीक है वापस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना, अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे जल्दी जल्दी, बहुत ध्यान से देखना। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक्सप्लोसिव, ठीक है, रेस्ट पर है, ये दो हिस्सों में टूट गया, ये वाला हिस्सा 4 किलोग्राम का है और ये वाला हिस्सा 2 किलोग्राम का है। ध्यान से देखना, अभी एक्सप्लोजन हुआ, ये दो हिस्सों में टूट गया, इधर वाला टुकड़ा 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर भागा, ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है। कैन यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ 4 किलोग्राम? जल्दी जल्दी बताना है। 6 मीटर पर सेकंड कैसे आएगा? तो अभी आपको पता है कि 4 किलोग्राम की वेलोसिटी क्या होगी? क्या पहले से पता है? नहीं पता? तो आपने कहा मुझे नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपने इसकी वेलोसिटी ऐसे कुछ लिख ली, आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। अभी आपको लेकिन ये पता है कि एक्सप्लोजन हुआ है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, जो भी फोर्स लगे इंटरनल फोर्सेज है, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं। तो अभी अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो आप एक बात लिखोगे क्या? लीनियर मोमेंटम इनिशियल दैट इज जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन is equal to linear momentum final that is just after explosion, just after explosion and just before explosion। तो अभी 2 किलोग्राम का मोमेंटम 0 था और 4 किलोग्राम का भी मोमेंटम 0 था, मास इंटू वेलोसिटी। अब 2 किलोग्राम का मोमेंटम है कितना? -12 I प्लस 4 किलोग्राम का मोमेंटम 4v। तो v की वैल्यू क्या बताओगे? 6 I बताओगे? ये मुश्किल सवाल नहीं था, उन लोगों ने ओरल बता दिया था, आप भी ओरल बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बता सकते हो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है सबको? क्या होता है? ½ mv²। बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी देखो एक्सप्लोजन हुआ तो पहले 2 किलोग्राम के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और 4 किलोग्राम के पास, अब दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, कहां से आई? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी यार, कहां से आई? इंटरनल एनर्जी होगी कुछ, उसकी केमिकल एनर्जी एनर्जी रही होगी जो किसमें बदल गई है? काइनेटिक एनर्जी में। तो अभी आपसे कोई पूछे कि एनर्जी रिलीज्ड तो क्या बताओगे? इन एक्सप्लोजन तो क्या बताओगे? अरे बता दो मुझे। 1/2 × 2 × 2 × 12² प्लस 1 × 2 × 4 × 6² कितनी हो गई ये एनर्जी? ना हुई? 216। ये दिख रहा है तुम लोगों को 216 आ रहा है? तो ये तो अच्छी बात है। कितनी एनर्जी आई?
216, 144 प्लस 72। एक बहुत सिंपल सी नोटिसेबल बात है, ये एक्सप्लोजन हुआ तो एनर्जी किसके पास ज्यादा थी, 2 वाले के पास या 4 वाले के पास? 2 वाले के पास ज्यादा एनर्जी थी, 4 वाले के पास कम थी। हाँ आया तो बोल रहे यही है, हाँ से यही आया है। तो एनर्जी आपकी आई थी 216 जूल। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और बात करेंगे, एक सवाल तो और बनता है, करें? ठीक है चलो करो। अच्छी नहीं लग रही? ठीक है बस। अभी ये दो चीजें हैं यहां पर, एक है गन और दूसरी है बुलेट। बुलेट का मास m है और गन का मास 99 m है, ठीक है? टोटल मास कितना है? 100 m। कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखिए क्या होगा कि जब फायर किया जाएगा तो बुलेट चलेगी, गोली चलेगी। कहां चलेगी गोली? हाँ तो ये बुलेट चलेगी ऐसे, और ये बुलेट मान लो चलती है 200, 499, नहीं 500 99 मीटर, 198 मीटर पर सेकंड से चलती है। तो ये गन रिकॉइल होगी, ये गन पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिकॉइल? अच्छा ये बताओ कि ये जब गोली चलेगी तो गोली के पास मोमेंटम होगा आगे की तरफ, और गन के पास मोमेंटम किधर होगा? किसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा? किसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा? और टोटल मोमेंटम मिला के क्या होगा? 0। तो किसके पास ज्यादा होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। हाँ इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा। जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में बुलेट के पास होगा उतना ही मोमेंटम इस डायरेक्शन में गन के पास होगा, है ना? तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आप मुझे फाइंड करके बताएं, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे पहले मोमेंटम जो था वो 99 m इंटू 0 प्लस m इंटू 0। अब बाद में मोमेंटम देखोगे तो m इंटू 198 प्लस 99 m इंटू वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो v की वैल्यू -2i होगी। माइनस इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट, ठीक है? तो किसके पास ज्यादा मोमेंटम है? इक्वल मोमेंटम है। तो जब आप गोली मारते हो, मान लो बुलेट्स गन चलाओगे, गोली चलेगी, तो चोट क्यों लगती है लोगों को गोली लगने पर? है गोली, गोली से चोट लगती है ना, फोर्स की वजह से लगती है। तो फोर्स क्यों लगता है? मोमेंटम की वजह से। तो मोमेंटम तो गन के पास भी उतना ही है जितना बुलेट के पास है। तो आप लोगों को गन उल्टी करके मार दो। हाँ बोलो, तुम खड़े होके बताओ। खड़े तो हो। गन का मास तो मुझे पता ही है ज्यादा है, तो ज्यादा चोट लगनी चाहिए, ज्यादा मास है तो। किसी को एक लकड़ी की डंडी से मारो और लोहे की रॉड से मारो, किससे ज्यादा लगेगी? क्या?
कहना क्या चाहते हो? अरे जिसका, अगर तुम एक बड़ा सा भारी हथौड़ा लेके किसी के सिर पे मारो और किसी छोटे से डंडे में हथौड़ा लगा लो, छोटे से ऐसे मारो ऐसे, तो किससे ज्यादा चोट लगेगी? तुम बताओ। गोली में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब ये तो ठीक है, दोनों के पास बराबर मोमेंटम है, लेकिन फिर भी आप बंदूक उल्टी करके कि आज तुझे गन से मारूंगा, गोली से नहीं मारूंगा, चला दिए इसे, गन जाके उसके टकराई, वो मर गया, तुमने कहा आए, उल्टी बंदूक कोई चलाता है क्या? नहीं चलाते। अच्छा, तो अभी आप अगर ध्यान से देखो तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट अगर आप देखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर रखोगे, है ना, और वी की वैल्यू कितनी रखोगे? 198 स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन अगर आप चेक करोगे तो गन की काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे 199 एम इंटू 2 स्क्वायर। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? गोली की बहुत ज्यादा है यार। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन अगर आप देखो तो कितना आ रहा है? अबे ग्रेटर देन नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ रे। 99 एम अपॉन एम आएगा, मास के इनवर्स में जाता है। तो चीज जितनी ज्यादा एक्सप्लोजन में जितने छोटे पार्टिकल होंगे उनके पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो मोशन सिर्फ मोमेंटम से रिप्रेजेंट नहीं होता, एनर्जी से भी रिप्रेजेंट होता है, केवल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट नहीं होता, है ना। मोमेंटम से भी रिप्रेजेंट होता है, वेलोसिटी से भी रिप्रेजेंट होता है, एनर्जी से भी होता है। समझ रहे होगे बात? चलो ठीक है। बेटा बेटा जल्दी बोलो, हो गया ना? अरे यार, कल क्या पढ़े थे तुम लोग? अच्छा हाँ, सवाल। अरे भैया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि नहीं सबको? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और भी होता है, पी स्क्वायर बाई, अरे चंपकलाल, पी स्क्वायर बाई 2m भी होता है। तो मास के अगर पी सेम है तो मास के इनवर्स रेशियो में काइनेटिक एनर्जी जाएगी, ये तो पता है कि नहीं? ठीक है, चलो एक और करते हैं, कर लिया जाए। सभी चले गए? ये क्या है यार? हाँ ठीक है भाई, ये एक ठेला है, ठेला कितने किलो का ठेला है?
240 किलोग्राम का ठेला, 60 किलोग्राम का ये बंदा है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। बॉय जम्प्स ड्यू राइट बाय 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड recoil velocity of थेला। 15 सेकेंड। जल्दी जल्दी। 2.5। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रॉली पीछे जाएगी। ठीक है, तो अभी ये बताओ कि पहले ये दोनों रुके हुए थे और फिर ये लड़के ने जंप कर दिया, तो आपने कहा कि इसका जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो रहना चाहिए। अगर पहले जीरो था तो पहले अगर जीरो था 60 इंटू जीरो, 240 इंटू जीरो, फिर बाद में हो गया 60 इंटू 10, और 240 की मुझे वेलोसिटी की दिशा नहीं पता, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। पक्की बात? 2.5, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। अच्छा ये बताओ कि पहले तो ना तो लड़के के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी ना ट्रॉली के पास, अब ये दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, कहां से आई? किसकी इंटरनल एनर्जी है ये? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ठेले के पास थी क्या बेटा? ये पीछे की साइड जाएगा अगर तुम इसे पहले से बता। हाँ, माइनस तो आएगा, माइनस है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। तो वर्क ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? किसकी इंटरनल एनर्जी रे? है? सिस्टम में दो लोग हैं, एक ठेला है एक लड़का है। ठेले की इंटरनल एनर्जी है वर्क डन बाय बॉय, बताओ जल्दी से। अरे उस लड़के ने पैर से धक्का मार के वर्क किया है, और जो फोर्स उसने ट्रॉली पर लगाया वो बैकवर्ड डायरेक्शन था, ट्रॉली से बॉय पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया। तो टोटल वर्क बेसिकली किसने किया है? ऑब्वियसली बॉय ही कर रहा होगा। तो वर्क बताओ यार कितना किया उसने। तो दोनों की एनर्जी जल्दी जल्दी बताओ। हाफ 240 इंटू 2.5 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 60 इंटू 10 स्क्वायर। फाइंड कर लेंगे सब लोग, या एनर्जी लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉय पूछेगा तो भी यही लिखेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय बॉय पूछेगा तो भी यही लिखेंगे, लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉय पूछेगा तो भी यही लिखेंगे। चलें आगे। ये 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम। एक्सप्लोजन होगा, ये इधर भागेगा 45 डिग्री पर किसी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से। ये वाला टुकड़ा इधर भागा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 4 मीटर पर सेकंड से। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 4 किलोग्राम।
जल्दी। वेलोसिटी ऑफ 4 किलोग्राम। √2 मीटर/सेकंड इज रॉन्ग आंसर। 4 कहां से जाएगा? जल्दी। पक्का 2√2। √2/2 is 1/√2. 1/√2 is wrong answer. 2√2 is right answer. कैसे करेंगे भाई? तो आप देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। पहले 2 किलोग्राम का मोमेंटम 0, दूसरे 2 किलोग्राम का भी 0, 4 किलोग्राम का भी 0। फिर बाद में 2 किलोग्राम का मोमेंटम हो गया 2√2 I कैप प्लस 2√2 J कैप। दूसरे 2 किलोग्राम का मोमेंटम हो गया 2√2 I कैप माइनस 2√2 J कैप। और 4 किलोग्राम का मोमेंटम मुझे नहीं पता। इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या है, I कैप J कैप में वेलोसिटी लिख पाओगे कि नहीं? ये 4 मीटर/सेकंड का इधर वाला कंपोनेंट 2√2 I कैप 2√2 J कैप, इस वाले 4 मीटर/सेकंड का 2√2 I कैप 2√2 माइनस J कैप। सॉल्व कर दीजिए। नहीं हो पा रहा सॉल्व? कितना आया V की वैल्यू? तो V की वैल्यू आ चुकी होगी -2√2 I कैप मीटर/सेकंड। कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। और करोगे? और करो। ये सर अयो ये सरफेस स्मूथ है। यहां पर एक ब्लॉक है, इसका मास दिया गया है 1 किलोग्राम। इसको 11 मीटर/सेकंड की स्पीड से चला दिया गया। ये वाला सरफेस रफ है। लेंथ ऑफ प्लैंक इज लार्ज। इसका क्या मतलब है लेंथ ऑफ प्लैंक इज लार्ज का? इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक इस पर फिसलते 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 धीमा होता जाएगा, लेकिन इससे कभी गिरेगा नहीं। ठीक है। अगर लेंथ ऑफ प्लैंक लार्ज दी गई है, इसका मतलब है ये ब्लॉक इस पर फिसलता रहेगा, स्लो होता जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं इससे कभी। ये इतनी लेंथ इसकी है, सफिशिएंट लेंथ। कोई इशू तो नहीं? फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। 0। चंपक लाल। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक 15 सेकंड। 1.1, 0.1, 1, -1.1 I कैप। क्या होगा? बोलो। 1 इज राइट आंसर। 11 है ये। 1.1 मीटर/सेकंड इज रॉन्ग आंसर। माइनस में आंसर नहीं आएगा। -1.1 इज मोर रॉन्ग आंसर।
इनिशियली प्लैंक वॉज एट रेस्ट। अच्छा ये बताओ ब्लॉक की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? कौन घटाएगा? तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर की दिशा में लगेगा? उधर। किसने लगाया? प्लैंक ने लगाया। ब्लॉक ने ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा दी। दिमाग खराब है। ब्लॉक पर फ्रिक्शन किसने लगाया? किधर को लगाया? तो ब्लॉक से प्लैंक पर फ्रिक्शन किधर आएगा? प्लैंक से ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर आया? अबे ओए, प्लैंक से ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर आया? तो ब्लॉक से प्लैंक पर फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे आगे कहने लगे जो करना है कर लो। एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। कौन है? पहले कौन आया था? एक्शन आया था कि रिएक्शन? कौन एक्शन है? ऊपर वाला फ्रिक्शन एक्शन है या नीचे वाला फ्रिक्शन एक्शन है? ऊपर वाला फ्रिक्शन एक्शन क्यों है? नीचे वाला क्यों नहीं है? वो पहले आए थे, तुम्हें कैसे पता? हमने कब बताया भाई? हमें ही लपेट लियो एकदम के लगे जी। 1 kg वाला मास पहले चला था। क्यों? 1 kg वाला मास पहले चला था? ये क्या बात हुई? अरे 1 kg वाले ब्लॉक से पूछोगे तो वो कहेगा 10 kg वाला प्लैंक पहले चला था। मैं तो चला ही नहीं। अगर तुम 1 kg के ब्लॉक से पूछोगे तो वो कहेगा मैं तो पूरे जीवन ठहरा ही रहा, बस जमी चलती रही। तो भैया वो तो 10 किलोग्राम वाले को चलता हुआ बताएगा। तो फ्रिक्शन पहले कौन सा आया? एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों फोर्सेस एक साथ आते हैं। किसी भी एक को एक्शन तो दूसरे को कह सकते हो। दोनों में से कोई भी पहले नहीं आता, दोनों आते हैं साथ साथ। कौन दोनों? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स हमेशा आते हैं साथ साथ। किसी को भी एक्शन कहा जा सकता है तो दूसरे को रिएक्शन कहना पड़ेगा। दूसरे को एक्शन कहोगे तो पहले को कह सकते हैं। ठीक है? कोई भी एग्जैक्टली एक्शन या एग्जैक्टली रिएक्शन नहीं है। अगर इसे एक्शन कहेंगे तो ये रिएक्शन होगा, इसे एक्शन कहोगे तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है? एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों ही फोर्स हमेशा आते हैं। हेलो वेद, वेद पहले कौन आया था? खड़े हो, खड़े हो। पहले कौन आया था? कौन दोनों वे? एक्शन रिएक्शन कहां है? कौन एक्शन रिएक्शन? इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आना पड़ेगा। ये पहले कौन आया था? कौन दोनों? ये और ये 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में पहले कौन आया था? दोनों कैसे आएंगे? 10 किलोग्राम पहले आया होगा या 1 किलोग्राम पहले आया होगा? कौन एक्शन रिएक्शन? तुम्हारा नाम क्या है? कौन सा वेद? तुम पहले चारों वेदों के नाम बताओ। अच्छा, सबसे नया वेद कौन सा है? और सामवेद?
सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अच्छा ये बताओ कि ऋग्वेद कौन से ईरानियन टेक्स्ट से मिलता है? अवेस्ता। ईरानियन टेक्स्ट अवेस्ता से मिलता है। ठीक है, अंदर से पूरा घबराया हुआ है लेकिन बाहर से भाई भाई कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा देखो होगा क्या कि इस 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक की स्पीड घटेगी। 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक की स्पीड 11 से कम होती जाएगी। 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी, 0 से आगे बढ़ती जाएगी, है ना। जब तक 1 किलोग्राम वाले स्पीड घटती जाएगी और 10 किलोग्राम वाले की बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी बराबर। जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तो दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 0। अभी नीचे वाले ब्लॉक की स्पीड किसने बढ़ाई? फ्रिक्शन ने। ऊपर वाले ब्लॉक की स्पीड किसने घटाई? तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन स्लिपिंग का अपोज करता है। क्या फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है? नहीं। फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? फिसलने का विरोध करता है। जहां भी दो सरफेस आपस में फिसल रहे होंगे, दोनों के मोशन को बदलेगा और दोनों से कहेगा कि फिसलो मत, साथ साथ चलो। क्या कहता है फ्रिक्शन? या साथ साथ रुको, या फिर साथ साथ चलो। ठीक है। कभी कभी तुम उसमें कभी बस में खड़े हुए हो और अचानक से बस चल दी हो और फिर तुम सिर के बल पीछे गिरे हो, ऐसा किसी के संग नहीं हुआ? या ब्रेक लग गए हो, अचानक से खड़े खड़े जो है दंडवत प्रणाम कर दियो ड्राइवर को कि महाराज आप ही हैं जो हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी? कभी आप बाइक पर पीछे बैठे हो और आपका दोस्त आपको छोड़ के अकेला चला गया हो, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा भी होता है कि आप बाइक चला रहे हो, पीछे दोस्त बैठा हुआ और आपने ब्रेक लगाया और दोस्त आगे आ गया कि अब गाड़ी में चलाऊंगा, ऐसा भी नहीं हुआ? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है, होता है। ठीक है, खैर। तो देखिए होगा क्या कि फाइनली एक समय आएगा और जिस समय ये मोशन इन दोनों के बीच इस तरह से एडजस्ट होगा, हो, हाँ, फाइनली क्या होगा कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? एक साथ चलने लगेंगे। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी v होगी, तो ब्लॉक की भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब इन दोनों के बीच फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। ये फाइनल स्टेट है। ठीक है। तो अभी मुझे ये v चाहिए, तो v कैसे बताओगे आप लोग? तो आप टोटल मोमेंटम कंजर्व करोगे। आप कहोगे फ्रिक्शन इन दोनों के बीच जो लग रहा था वो एक्शन रिएक्शन फोर्स था, इंटरनल फोर्स है, तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप लिखोगे 1 × 11 प्लस 10 × 0 इज इक्वल टू 1 × v प्लस 10 × v। तो v की वैल्यू मुझे क्या बताओगे? 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सी बात है। कितनी वेलोसिटी बताओगे? सॉल्व करके चेक कर लो, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा। जी, 1.1 को राउंड अप करके 1.1 का राउंड अप 1.1 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टेंशन पता है तुम लोगों को? क्या होता है टेंशन? हाँ भाई भाई भाई। चलो अब हम कुछ और करेंगे।
देखिए यहां पर एक तो स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक है, और ये एक रिजिड सपोर्ट है, और ये इसको मैं कहता हूं हिंज। हिंज समझते हैं आप लोग? हिंज, हिंज मतलब जैसे इसको ऐसे होल करके ड्रिल करके कील लगा के ऐसे पकड़ लो, ये ऐसे घूम सकता है, इसे हिंज, दरवाजा जिस पे घूमता है उसे हिंज कहते हैं। ठीक है। पुली में, पुली भी ऐसी, पुली समझते हो? कुएं में से पानी निकालते हैं, उसमें वो एक रॉड लगी रहती है, तो वो ऐसा हिंज है। हिंज थोड़ा सा ठीक है, मतलब समझ जाओ। तो फाइन, अभी मुझे जल्दी से पहले बताओ टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग 5G पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं, ये तो बता दिया आपने 5G, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल ये है कि फोर्स बाय हिंज ऑन पुली। पुली पर हिंज से कितना फोर्स आया? 5G ही आया। किस दिशा में आया? टेंशन कौन सी डायरेक्शन में, किस पर है? पुली का एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ पुली का, पुली का एफबीडी। कितने फोर्स दिखाए? एक ही फोर्स? तो एमजी कहां से आ गया उस पे? 50√2 बोलो। कितने फोर्स लग रहे हैं पुली पर? दो फोर्स, कौन कौन से? तो ये पुली है, इस पुली पर एक रस्सी इधर से जा रही है, ये इसको इधर खींचेगी टी से, और ये इधर से भी टी से खींचेगी। इसका अपना खुद का वेट 0 है, लेकिन यहां पर हिंज से एक नॉर्मल आएगा जिसको आप एन दिखाओगे। ये एन मैं आपसे चाहता हूं, एन की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि ये तीनों फोर्सेस मिलके 0 हो रहे होंगे, तो अभी हमें पता है कि टी और टी का रिजल्टेंट T√2 के बराबर आना चाहिए। T² प्लस T² दैट इज T√2, और T की वैल्यू है 5G, तो 5G√2 आंसर आना चाहिए था। ये क्लियर है बात? ना हो सकेगा, हो जाएगा। हम्म हम्म, ठीक है, अच्छा है। क्या है ये टेंशन यार? ये टेंशन दो दो दिशाओं में मैंने कैसे दिखा दी? दो डायरेक्शन में आएगा क्या? है? आता है जी? रस्सी के, हाँ एक ही रस्सी है। ठीक है ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताना, फिर पूछें एक और सवाल। चलो एडवुड मशीन ले लो यार, हटाओ, ले लिया जाए। एक तो बनता है, एटवुड मशीन तो बनती है। एटवुड मशीन यार, ये जो बना रहे हैं हम। इसको एटवुड मशीन कहते हैं, पता है ना? अबे ये भी नहीं पता? चलो बताओ भैया, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक, और 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक, और किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? 3 kg वाले का ज्यादा।
3 वाले का ज्यादा नहीं, बराबर। तुम लोगों को पहले से सब पता है कैसे? अच्छा, तो अभी 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक बता रहे हैं कि किसी एक्सेलरेशन a1 से नीचे जाएगा, और 2 किलोग्राम वाला बता रहे हैं कि किसी एक्सेलरेशन a2 से नीचे जाएगा। मैंने कुछ गलत मान लिया है क्या? क्या गलत मान लिया? अगर मैंने कुछ भी गलत माना होगा तो मैथमेटिक्स उसे ठीक कर देगी, ठीक है? मैथमेटिक्स क्या करेगी? अब मैंने कहा यार इसके पास कुछ वेलोसिटी अगर आएगी तो उसे v1 नाम दे देते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा उसे x1 नाम दे देते हैं, इसकी वेलोसिटी को v2 नाम दे देते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट को x2 नाम दे देते हैं। कोई घबराने की बात तो नहीं है, कुछ बताऊंगा उसको ध्यान से समझ लेना। अभी यहां पर ये टेंशन फोर्स इधर दिखाएंगे और इस पर टेंशन फोर्स इधर दिखाएंगे, दिखाएंगे कि नहीं? तो ये एक पॉइंट है यहां पर जहां पर रस्सी जुड़ी हुई है, ये पॉइंट किधर जा रहा है? हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग x1 नीचे जा रहा है और फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला पता है कि नहीं? वर्क का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस पर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट x इधर है, ये एंगल थीटा है, तो वर्क कैसे लिखते हो? एफ एक्स कॉस थीटा। अगर मान लीजिए आपने कहा फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो वर्क कैसे लिखोगे? अच्छा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है पॉसिबल। क्यों जी? क्या कह रहे हो? फोर्स? अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूं यहां पर तो आपने लिखा माइनस एफ एक्स या कॉस 180, बोथ आर सेम, कॉस 180 इज -1। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स इधर लगे डिस्प्लेसमेंट इधर हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है? 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 अरे एक बॉल को ऊपर फेंको, बॉल किधर जा रही? ऊपर, mg किधर लग रहा है? नीचे। पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि नीचे जाए और फोर्स भी नीचे लगे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो। ये भी पॉसिबल है कि फोर्स नीचे हो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर आप समझते हो। अच्छा, अगर ऐसे फोर्स लगा हो और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क क्या आएगा? एफ एक्स कॉस 0 दैट इज 1। ये तो सबको आता है। तो अभी मैं जो बातें कर रहा था पीछे कि यहां पर इस वाले टेंशन फोर्स का वर्क बताओ, तो आप लिखोगे -Tx1। इस वाले टेंशन फोर्स का वर्क बताओ, आप लिखोगे -Tx2। टोटल वर्क जो होता है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का, टोटल वर्क हमेशा क्या आएगा? ये थ्योरम है एक, ये थ्योरम यूज करेंगे हम। क्या लिखना था? हाँ, वर्क एनर्जी नहीं यार, इसका नाम मैंने रखा हुआ है टेंशन वर्क जीरो थ्योरम। तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फॉर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज ऑलवेज ऑलवेज जीरो। तो फिर यहां से मुझे एक बात मिल रही है कि x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा? 0। इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, अगर d बाई डी टी कर दिया जाए, तो आप कह सकते हो कि v1 प्लस v2 क्या आएगा? 0। इसको भी फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो आप कह सकते हो a1 प्लस a2 क्या आएगा? 0। अरे आएगा कि नहीं? मुझे a1 और a2 की वैल्यू चाहिए। अबे a1 a2 की वैल्यू चाहिए अलग अलग। कहां से लाऊं? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, मुझे a1 a2 चाहिए, तो मुझे कुछ और बता। मैंने पूछा ही नहीं है। नहीं निकलेगा, टेंशन 50 जी नहीं होगा, मुझे क्या पता।
ऐसा होगा क्या? 50G, 5G, 5G भी नहीं होगा। टेंशन 3G और 2G के बीच में होगा, क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है तो 3G नीचे, T ऊपर, और नीचे जा रहा है तो T की वैल्यू 3G से कम। ये ऊपर जा रहा है और 2G नीचे है तो T की वैल्यू 2G से ज्यादा। तो टेंशन की वैल्यू 2G और 3G के बीच में होनी चाहिए। तो 5G तो मैं वैसे ही कैंसिल कर दूंगा। टेंशन मुझे चाहिए नहीं, मुझे A1 A2 चाहिए यार तुम लोग। 10, 10 तो नहीं हो सकता, 10 से कम आएगा, नहीं हो पा रहा। चलो फिर अभी मैं करता हूं, कोई घबराने की बात नहीं। 6 आ गया आंसर। चलो ठीक है, तो देखना ध्यान से। इज राइट आंसर। देखो A1 प्लस A2 कितना आ गया? 0 आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, आप देखो 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो। तो इस पर एक फोर्स लगेगा 3G, एक टेंशन फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन इसका है नीचे की तरफ A1। फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन किधर माने हो आप? तो नेट इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 1, 2 या 3? कितने फोर्स लग रहे हैं? 1, 2, 2, 2, 2। और एक्सेलरेशन आप लिए हो नीचे, तो नेट फोर्स आपको लिखना होगा नीचे। तो आप इस दिशा को ले लेते हो पॉजिटिव, और फिर लिखते हो +3G माइनस टी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर आप 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाओगे, टी ऊपर दिखाओगे, 2G नीचे दिखाओगे, एक्सेलरेशन आपने इसका लिया है A2, कौन सी दिशा को पॉजिटिव लोगे? एक्सेलरेशन की दिशा को पॉजिटिव लेते हैं। कौन सी दिशा को पॉजिटिव लेते हैं? तो जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसे माइनस करके लिखते हैं, जो सेम दिशा में होता है प्लस करके लिखते हैं। नेट फोर्स बराबर मास दैट इज 2, एक्सेलरेशन दैट इज A2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 0। ठीक है। तो यहां से A1 की वैल्यू बताओ, बताओ। G-T/3। यहां से A2 की वैल्यू बताओ, T/2 माइनस पता नहीं क्या है, G-T/2। A1 A2 की वैल्यू यहां रख दो और T बताओ। करो तो, एक बार तो करो, जीवन में एक बार तो करो। सबसे आसान सवाल दिया है मैंने, ये सबसे कठिन भी है, क्योंकि अगर ये कर लिया तो सब कर लोगे। टी की वैल्यू, तो अभी मुझे टी की वैल्यू बता दी गई है, और बताने के लिए क्या किया गया है? पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 0। इससे टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 24 न्यूटन आ गई। टी की वैल्यू वापस रखो और A1 A2 बताओ। A1 A2 0। A1 की वैल्यू क्या आई? 24। 30 में से 24 गए, 6/3, 2। A1 आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब A2 भी बताओ, -2। मैथ्स ने सब कुछ सही कर दिया, धन्यवाद गणित। अरे हो जाता है भाई, ये मैंने कराया ही क्यों? ये तुम लोग पहले कर लेते थे शायद, जल्दी कर लेते हो मुझसे। हाँ, तुम लोग इसके आंसर जल्दी बता पाते हो क्या? कैसे बताते हो? A1 A2 को सेम मान लेते हो? अच्छा, A1 एक को A नीचे माना, एक को ऊपर मान लेते हो। अच्छा है जी।
कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा 2.42 या 3? कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? ऊपर वाला नीचे जाएगा। फिर नंबर बताओ, उसका वेट बताओ, वेट। हाँ, ये वाला नीचे जाएगा, और ये नीचे। देखिए एक समस्या है, अब हमें बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, हो तो रही है, ये अलग बात है कि हम बताए जा रहे हैं, तो अब आपको अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किधर जाएगा, है ना? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? जब आपको पता ही नहीं कि कौन किधर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी मान लोगे, क्योंकि आप इसका एक्सेलरेशन आपने ले लिया a1, इसका एक्सेलरेशन मैंने ले लिया a2, इसका एक्सेलरेशन मैंने ले लिया a3। मैं मान लूंगा ऐसे, मैथ्स इसकी अपने आप जो है वैल्यू एडजस्ट करेगी। जो ऊपर जा रहा होगा उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, अगर ऊपर जा रहा होगा। प्लस में आया तो फिर तो जहां जा रहा है वहीं जा रहा है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि यहां पर अगर मैं टेंशन टी ले लूं, तो यहां पर टेंशन क्या लूं? है, टी ही लेना पड़ेगा। कहे सेम काहे मानना है भाई? इधर तुम लोग मुझे टी काहे मनवाए थे कि इधर टी लियो तो इधर भी टी लो? हाँ, वन 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 स्ट्रिंग वन टेंशन। भैया ये क्यों? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, ये पकड़ो इसको। नहीं नहीं, इधर पकड़ो, इधर टूटेगा नहीं। देख ले, टूट गया तो ये भाई भैया काहे कि तुम लोग तोड़ रहे हो? ठीक है, थोड़ा थोड़ा ताकत लगाना है, थोड़ी थोड़ी ताकत। अच्छा अभी देखो, तुम कुछ फोर्स लगा रहे हो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो तुम लगा रहे हो 10 न्यूटन फोर्स। तुम कितना लगा रहे हो? 10 न्यूटन। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, इसका ये कहीं ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स इन्होंने लगाया उतना ही आपने। रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन तुमने लगाया, 10 तुमने लगाया, रस्सी में टेंशन कितना है? पक्का 10 ही है कि 20 है? 10 है। अच्छा अब देखो, एक ही रस्सी है। अरे तुम काहे कम कर रहे हो? तुम अपना फोर्स लगा रहे हो बे? अभी देखो यहां पर टेंशन ज्यादा है कि यहां? कहां पर टेंशन ज्यादा है? इधर टेंशन ज्यादा। एक ही रस्सी डबल डबल टेंशन कैसे हो गया? एक बॉन्ड रस्सी बॉन्ड टेंशन कैसे? बॉन्ड रस्सी टू टेंशन। तो बॉन्ड रस्सी बॉन्ड टेंशन कब लगेगा? जब तक कोई बीच में फोर्स नहीं लगाएगा। अगर मैं अभी छोड़ दो इसको, देखो ये एक रस्सी है, इधर टेंशन है, इधर नहीं है टेंशन, वन रस्सी टू टेंशन। हाँ भाई, तो रस्सी में अगर किसी हल्की रस्सी में बीच में कहीं कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो टेंशन पूरी रस्सी में सेम रहेगा। क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? दिवास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखिए इन्होंने बात तो अच्छी बोली थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आती मेरे को। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ले लिया आपने, ये स्ट्रिंग है, नोटिस करिएगा बहुत ध्यान से। अभी एक ही स्ट्रिंग है, अभी इस पर मैंने फोर्स लगा दिया मान लो 10 न्यूटन, और यहां पर फोर्स लगाया मैंने 8 न्यूटन, और इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन। तो इस वाले पार्ट में यहां पर मुझे टेंशन चाहिए, और इस वाले पार्ट में भी मुझे टेंशन चाहिए। तो क्या दोनों हिस्सों में टेंशन सेम होगा?
होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैं टेंशन फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो अभी इस हिस्से को अलग से देखेंगे। यहां कितना फोर्स लगा? अच्छा ये बताओ कि रस्सी जाएगी किधर? किधर जाएगी? तो रस्सी पर नेट फोर्स चेक करो, किधर को है? जीरो है। इसका मतलब है रस्सी कहीं नहीं जाएगी। तो अगर रस्सी कहीं भी नहीं जाएगी तो इस किनारे का पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, बाकी हिस्सा रस्सी का इस पर कुछ टेंशन फोर्स लगाएगा और इसको रोक लेगा, है ना? अभी इस वाले किनारे पर एक फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन, इधर से एक टेंशन फोर्स पक्का लगेगा 10 न्यूटन। तो यहां वाली रस्सी से कुछ टेंशन आएगा, टी डैश आएगा। टी डैश की वैल्यू क्या बताओगे? 8 न्यूटन। अरे ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, तो टी डैश की वैल्यू क्या बताओगे? 8 न्यूटन। इस किनारे को देखो, इधर आएगा टी डैश, इधर आएगा 8 न्यूटन, तो टी डैश कितना है? चाहे यहां से बताओ चाहे यहां से बताओ, रस्सी में टेंशन सेम कब होता है? जब रस्सी मासलेस होती है और रस्सी के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है। किनारे पर होगा फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में फोर्स नहीं आना चाहिए, नहीं तो बॉन्ड रस्सी बॉन्ड टेंशन नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब 15 सेकंड और ले लेता हूं, मैं कुछ बता रहा था, ध्यान से देखना आप, अभी समझना इसको। अभी यहां पर टेंशन टी, तो यहां पर भी टेंशन टी। इस रस्सी में टेंशन क्या है? 2T क्यों है? दोनों क्या? टी और टी बोल रहे 2T, ऐसे थोड़ी 2T जुड़ी, ऐसे नहीं होता है। इस पुली को देखो और ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लेना। ये पुली बना रहा हूं, इस वाली पुली को देख रहे हैं, इस पुली से गई थी रस्सी, तो ये रस्सी ऐसे गई थी और ये इधर गई थी। इस पर एक टेंशन टी इधर आएगा, एक टेंशन टी इधर आएगा, एक यहां पर टेंशन आ गया टी डैश। ये पुली किधर जाएगी? ये ब्लॉक किधर जाएगा? किधर जा रहा है ब्लॉक? अबे दिखा तो रखे हो तुम लोग, ये वाला किनारा किधर जा रहा है? इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना माने हो? इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है? कितना एक्सेलरेशन है? इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर होगा, इस वाले पॉइंट का इधर होगा, इस वाले पॉइंट का इधर होगा, इस वाले पॉइंट का इधर होगा। अरे होगा यार, इसका मतलब है ये पुली ऊपर ही जा रही होगी A3 से। तो अभी इस पुली पर नेट फोर्स क्या है? एक्सेलरेशन की दिशा को पॉजिटिव ले लो। अब बताओ नेट फोर्स। टी डैश माइनस टी बराबर m इंटू A3 लिखोगे। m की वैल्यू 0 रखना। m की वैल्यू 0 क्यों रख रहे हो? हमने माना है कि पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस, तो टी डैश माइनस 2T बराबर, तो टी डैश बराबर 2T आ जाएगा। अच्छा इसलिए 2T बोल रहे थे तुम लोग, अब मैं समझा कि 2T क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो 2T? क्योंकि वगैरह वगैरह मासलेस होते हैं। ठीक है, यहां पर टेंशन कितना दिखाएं? वेट एकदम सही लग रहा है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, 5-10 सेकंड और लगेंगे, लेकिन पूरे जागते रहना। इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मैं मान ले रहा हूं x1, इसका डिस्प्लेसमेंट मान ले रहा हूं मैं x2, इसका डिस्प्लेसमेंट मैं मान ले रहा हूं x3। ठीक है, चलो टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगवाओ। टेंशन वर्क जीरो थ्योरम किसी को याद है? चलो लगवाओ। इधर से बोलो, इधर से कितना आएगा? -T x1
या प्लस टी एक्स वन। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नी, अरे रे 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 रे, क्या कर रहे हो? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, माइनस टी एक्स वन, इस पर बोलो। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, माइनस, इसमें बोलो माइनस टू टी एक्स थ्री बराबर, तो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स, ओ ये प्लस बराबर, ठीक है। अब ओरल बताना है तुम्हें, ओरल बता लेते हो? चलो बोर्ड पर नजर रखना, बोर्ड पर नजर रखना, पेन का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। फोर्स इक्वेशन बोलो इसकी, फोर्स टू जी माइनस टी या टी माइनस टू जी? टू जी माइनस टू, नीचे पर एक्सेलरेशन है तो नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो टू जी माइनस टी बराबर टू ए टू, टू जी बराबर ए टू बराबर, जागते रहो नहीं तो मिस हो जाएगा। वापस अब सिर्फ मैं बोलूंगा और आप एक बार सुन लेना, अगली बार आप बोलोगे। टू जी माइनस टी बराबर टू ए टू, टू जी माइनस टी बराबर टू ए टू, ए टू बराबर जी माइनस टी बाई टू, जी माइनस, रख दे रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, ये बनेगा ए वन, ये बनेगा ए टू, ये बनेगा ए थ्री बराबर जीरो। ए वन बोलना भाई, ए वन 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 ए, बोलना 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 बोलना, जी माइनस टी बाई थ्री। चलो ए टू बोलो, ए टू ए टू ए टू ए टू ए टू ए टू, जी माइनस, अरे यार ए थ्री बोलो, ए थ्री, ए थ्री बोलो, अरे बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। जी माइनस टू टी बाई 2.4, पक्का? गलत तो नहीं लिखा है, सही लिखा है। इज इक्वल टू जीरो, यहां से टी निकलेगा, टी को इसमें रखोगे ए वन, इसमें रखोगे ए टू, इसमें रखोगे ए थ्री, समझ गए? ए वन ए टू ए थ्री आ जाएंगे। तीन की जगह में चार ब्लॉक दे दूं, पांच दे दूं, छह दे दूं, 10 दे दूं, 100 दे दूं, 1000 दे दूं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब सवाल कर देंगे। ये है एल्गोरिदम, ऐसे में सवाल नहीं करता। ऐसे में सवाल कब करता हूं? जब मुझे सवाल नहीं आ रहा होता। ये मैथडोलॉजी में कब लगाऊंगा? जब मुझे समझ में आ जाए कि अब मेरी औकात के बाहर जा रहा है सवाल, तो मैं चुपचाप शराफत से गरीबों की तरह लिख के ए वन ए टू ए थ्री पूरा सॉल्व कर डालूंगा। आधे घंटे बाद उठूंगा कि हाँ भैया हो गया, लेकिन ज्यादातर मैं सवाल ओरल करूंगा। बोले कर ले, हमसे बात मत करो फालतू की, लेकिन जिसको करना है करो, दिमाग खराब ना करो। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। होमवर्क में कुछ भी नहीं मिला? डीपीपी, अरे ये इधर है डीपीपी, तो एक एक करो। अरे यार ये तो डीपीपी नंबर 3 करोगे? अच्छा जो ना हो तो घबराना मत, जानलेवा सवाल है इसमें। डीपीपी 3 आपसे आसानी से होगी नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, तो जो नहीं होंगे वो छूट जाएंगे अपने आप, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन आप कुछ नहीं तो 5 सवाल तो एटलीस्ट करके, 5 तो बनते हैं यार, तो 12 सवाल है तो 5 तो बनने चाहिए, ठीक है। चलो डीपीपी नंबर 3 इज होमवर्क, और कम से कम 5 ट्राई करके, अच्छा सॉरी सॉरी, और उसके पहले वाली भी डिस्कस होगी। अरे बस, फिर बाद में बाद में, चलो बाय कर लो, बाय।